बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। 1 मिनट से भी कम समय में बिहार के किसी भी खबर को आप देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। अब पूर्णिया के रुपोली में हुए विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने एनडीए जदयू के उम्मीदवार कलांधर मंडल को 8000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सभी 13 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद शंकर सिंह को 68,070 वोट मिले, जबकि जेडीयू प्रत्याशी कलांधर प्रसाद मंडल को 59,824 वोट मिले और वे 8,246 मतों से हार गए। जी हां, बिहार के रुपोली विधानसभा उपचुनाव में विजय निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह का कहना है कि ये जीत जनता की जीत है। जनता ने दिल खोल करके आशीर्वाद दिया है। उपचुनाव में मिली जीत से खुश शंकर सिंह ने कहा कि वे 30 सालों से जनता के बीच राजनीति नहीं बल्कि सेवा कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं सेवा कर रहा हूं। यह जाति समीकरण से जुड़े हुए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कभी जाति की राजनीति नहीं की, हमने जमात की राजनीति की है। मुझे जीत को लेकर के पूरा विश्वास था। यह 6 चक्र तक की मतगणना में भले ही पीछे था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी जीत होगी और मैं जीत गया। बिहार में आसमान से मौत बनकर के आफत गिर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 3 दिनों में यूपी बिहार में 60 लोगों की जान चली गई है। 60 लोग। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। स्टेट रिफिल कमिश्नर ऑफिस से गुरुवार को ये आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार गुरुवार को उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में कम से कम 43 लोगों की जान गई। इस दौरान बिहार के कई जिलों में बिजली गिरने से लगभग 20 लोगों की जान गई है और 40 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के महीनों के दौरान बिजली गिरने से की ऐसी गंभीर घटनाएं असामान्य हैं। ये प्री मानसून और फिर पोस्ट मानसून के दौरान का आम है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक स्काईमेट वेदर में जलवायु और मौसम विज्ञान के वीपी महेश पलावत ने कहा कि ये क्षेत्र पहले शुष्क और फिर गर्म थे। ऐसा लगता है कि जमीन बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी और फिर जैसे ही मानसून उत्तर की ओर बढ़ने लगा तो फिर नमी आने के कारण अचानक बादल और फिर बिजली की कई घटनाएं हुई है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान ये बहुत असामान्य घटना है। जहाँ हम प्री मानसून महीने के दौरान या फिर जब मानसून वापस जा रहा होता है तब ऐसे बड़े पैमाने पर बिजली की गिरते हुए देखा है, लेकिन अब जो बिजली गिर रही है ये बहुत ही असामान्य घटना है। दोस्तों कोसी और सीमांचल के जिलों में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि सुपौल और मधेपुरा में कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जब भिट्टा मोड़ चौरात एनएच पर 3 फीट तक पानी बह रहा है, जब गाड़ियों और फिर लोगों के आवागमन में भारी समस्या हो रही है। कटिहार जिले में गंगा, कोसी और फिर बरंडी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई तो फिर पूर्णिया में परमान नदी उफान पर है। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के दरगाहीगंज पंचायत के वार्ड नंबर 3 स्थित सिमरबनी तथा खरसाही नहर का तटबंध टूटने से वार्ड संख्या 3 में पानी घुस जाने से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। जब कोसी नदी का जलस्तर कोसी बराज पर शुक्रवार शाम 4 बजे 1,85,800 क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया। जल संसाधन विभाग वीरपुर के मुख्य अभियंता ई वरुण कुमार ने बताया है कि कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बराज के 24 फाटक खोले गए हैं। वहीं पर खगड़िया जिले में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में कल भी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पर कटिहार में गंगा, कोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। महानंदा नदी के जलस्तर में आंशिक वृद्धि के बाद दोपहर से गिरावट हो रही है। आपको बता दूं कि किशनगंज में भी महानंदा नदी की जलस्तर नीचे जा रही है, यानी कि पानी घट रहे हैं महानंदा नदी में। लगता है कि इस बार पूर्णिया वासियों को राजनीतिक पार्टियां अच्छी नहीं लगती है। राजनीतिक पार्टियों को दूर भगाती है और यहां पर निर्दलीय ही उम्मीदवार को उतारते हैं। पहले पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में जीते पूर्णिया से, तो वही पूर्णिया रुपोली विधानसभा उपचुनाव हुए तो यहां पर निर्दलीय से शंकर सिंह जीत हासिल की। आपको बता दें कि रुपोली चुनाव परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं पूर्णिया की जनता पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके स्थानीय मुद्दों और विकास पर वोट कर रही है। यही वजह है कि जनता ने पूर्णिया लोकसभा रिजल्ट की तरह
इस बार भी जदयू आरजेडी के उम्मीदवार को छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। दरअसल जिस तरह हाल ही पूर्णिया सीट पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने जीत दर्ज की थी, उसी तरह इस बार भी बिहार की एकमात्र विधानसभा सीट रुपोली पर हुए उपचुनाव में के रोमांचक मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बाजी मारी है। यह रुपोली विधानसभा उपचुनाव के फाइनल राउंड यानी कि 12वें राउंड की मतगणना में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने 8,211 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को 67,779 वोट मिले। वहीं पर दूसरे नंबर पर जदयू प्रत्याशी कलांधर मंडल को 59,568 वोट मिले। वहीं पर तीसरे नंबर पर राजद प्रत्याशी बीमा भारती को 30,108 वोट प्राप्त हुए हैं। बिहार वासियों के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जहाँ ये कहना है केंद्रीय मंत्री का। जब केंद्रीय मंत्री ने यह साफ शब्दों में कह दिया है कि विशेष राज्य के दर्जे के बारे में छोड़ दीजिए, पत्थर पर कितना भी माथा पटक ले नहीं पूरी होगी ये मांग। जब ये कहना है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार को नहीं दिया जाएगा विशेष राज्य का दर्जा। आपको बता दूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार पत्थर पर कितना भी माथा पटक ले, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होने वाली है। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। जब बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले नेताओं को जीतन राम मांझी ने यह सलाह दी है कि पत्थर पर सिर नहीं पटके, इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग और फिर इससे जुड़ी हुई राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज होती हुई दिख रही है। अपनी पुरानी राजनीतिक मांग को लेकर के जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने हलचल तेज कर दी है, तो फिर चिराग पासवान ने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की समर्थन किया है। लेकिन इन सबसे अलग बिहार में एनडीए की साथी जीतन राम मांझी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने वाले नेताओं को जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करना पत्थर पर सिर पटकना जैसा है, कुछ नहीं होने वाला है। जहां सिर पटकना बंद कर दे, नहीं मिलेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने एक ऐसा कदम उठा दिया है फिर से कि जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी की टेंशन अब बढ़ने लगी है और बढ़ना तय है। या पहले तो मुसलमानों को 75 मुसलमानों को टिकट देने का वादा किया, वहीं पर अब महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। यह विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर अब से ही तैयारियों में जुट गया है और यहां तक कहा दिया है कि वह टिकट बंटवारे को लेकर भी काम कर रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने मीडिया को बताया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनसुराज 40 महिला नेत्रियों को टिकट देगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल से 30 महिला विधायक नहीं बनी है। जनसुराज पदयात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर ने महिलाओं के चुनाव में भाग लेने को लेकर के बड़ी घोषणा की है। जब महिलाओं को लेकर के एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में आज की जो परिस्थिति है उस हिसाब से महिलाओं का मोर्चा बनना, संगठन बनाना बात झूठी है। कोई कहता है कि 30 से 50% आरक्षण देंगे तो वो सही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। जहाँ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने इसका नंबर भी बता दिया है। जहाँ पहले तो मुसलमानों का नंबर बताया था कि हम 75 मुसलमानों को बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे, लेकिन अब महिलाओं को लेकर भी ऐलान कर दिया है कि हम 57 महिलाओं को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव में टिकट देंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार आपदा विभाग के मुताबिक बिहार में हर साल करीब 19 जिलों के 136 प्रखंडों के करीब 4,500 गांव बाढ़ की चपेट में आते हैं, जहां औसतन 95 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं और हर साल करीब 320 लोगों की जान चली जाती है बाढ़ की वजह से। आपको बता दें कि बिहार के 76% लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं, जब बिहार का करीब 68,800 वर्ग किलोमीटर इलाका बाढ़ प्रभावित इलाके में आता है, जो कि बिहार का 73% है। बिहार आपदा विभाग के मुताबिक 1979 से अब तक बिहार में बाढ़ की वजह से 9,500 लोगों की जान जा चुकी है। 2017 में बाढ़ से 17 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे और उत्तर बिहार के 19 जिलों में 514 लोगों की जान गई थी। 2013 में बिहार में बाढ़ से 20 जिलों के 5.9 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। आपको बता दें कि बिहार आपदा विभाग के अनुसार बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिला दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, खगड़िया और अररिया है। यह आपको बता दें कि उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ का कारण बनने वाली नदियों में महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी शामिल है। दक्षिण बिहार के जिलों में बाढ़ का कारण बनने वाली नदियों में सोन, पुनपुन और फल्गु नदी शामिल है।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूर्णिया रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले शंकर सिंह कौन है? आपको बता दें कि शंकर सिंह को बाहुबली भी कहा जाता है, जहां बाहुबली उनका छवि रहा है। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए और फिर महागठबंधन को हरा करके जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चर्चा में आ गए हैं। हालांकि शंकर सिंह क्षेत्र के पुराने नेता हैं। वे लोजपा से एक बार विधायक भी रह चुके हैं। इस बार उन्होंने लोजपा से नाता तोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और आरजेडी की बीमा भारती एवं जेडीयू के कलांधर मंडल को पटकने दी। राजपूत समाज से आने वाले शंकर सिंह की गिनती बाहुबली से राजनेता बने चंद लोगों में होती है। बताया जाता है कि शंकर सिंह एक समय में लिबरेशन आर्मी नाम का गिरोह चलाते थे। इस दौरान उनकी बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के गिरोह से भिड़ंत भी होती थी। दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर के काफी अदावत रही। शंकर सिंह की राजनीति में साल 2000 में एंट्री हुई। पहली बार वे 2005 में लोजपा के टिकट पर रुपौली से विधानसभा चुनाव जीते। हालांकि तब किसी को बहुमत नहीं मिलने से बिहार में सरकार नहीं बन पाई और फिर 6 महीने बाद फिर से चुनाव हुए। अगले चुनाव में बीमा भारती दोबारा से रुपौली से जीत गई और फिर शंकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद शंकर सिंह 2010, 15, 20 में लगातार विधानसभा चुनाव लड़ते रहे लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार उपचुनाव में उन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया और 5 बार की विधायक रही बीमा भारती को हरा करके 19 साल बाद फिर से विधायक बन गए हैं। जब पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में शंकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीत करके कलांधर मंडल को हरा दिया है। 8211 वोटों से हराया है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को हिंदुस्तान की जनता नकार रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी नकारा, अब जो विधानसभा उपचुनाव हुए इस उपचुनाव में भी बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। यानी कि सीधे सीधे लोगों को अब बीजेपी पसंद नहीं आ रही है। बीजेपी से लोग उब गए हैं, बीजेपी से लोग परेशान हो गए हैं, इसलिए अब बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और जहां भी अभी चुनाव हो रहे हैं बीजेपी को हर जगह हार का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए को भी हार का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बीजेपी के सहयोगी हैं। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 2 राज्यों की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस, बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी और पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं पर बीजेपी को इस उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी सिर्फ हिमाचल की हरिमपुर समेत 2 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई है। वहीं पर बिहार की रुपौली में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों में हुए बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई है। 13 सीटों में 2 सीट सिर्फ बीजेपी के खाते में आई है। जब बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की बड़ी हार हुई है, यानी कि बीजेपी की। वहीं पर इंडिया गठबंधन के दल भले ही कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल पाया। जहाँ 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। जहाँ एक ओर बीजेपी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, वहीं पर अब विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार से पार्टी को बड़ा धक्का लगा है, यानी कि बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जहां उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही जीत दर्ज कर पाई है। वहीं पर बंगाल में जिन 3 सीटों पर बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, उन्हें भी गंवा दिया है। अगर बिहार की बात करें तो फिर यहाँ एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में बारिश की वजह से सब्जी की फसल बर्बाद हो गए हैं, जिसकी वजह से कीमत आसमान पर पहुंच गई है, जहां आम आदमी को खाना मुश्किल हो गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी किसी भी सब्जी की कीमत 40 रुपये किलो से कम नहीं है। जो भी सब्जी आप खरीदेंगे 40 रुपये से ऊपर का ही खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। आपको बता दूं कि इसका मुख्य वजह बारिश का होना है, क्योंकि बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में मानसून ने लोगों को जहाँ राहत दी है, वहीं पर इसका असर सब्जियों के दाम पर भी पड़ रहा है। बिहार में 20 दिन पहले ही सब्जियों के जो दाम थे उसमें से 2 से 2.5 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। इस पर किसानों का कहना है कि 70 से 80% तक खड़ी फसल बारिश के कारण बर्बाद हो गई। इसकी मार केवल आम जनता पर ही नहीं बल्कि किसानों पर भी पड़ रही है। किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। वहीं पर किसान सरकार से बारिश की वजह से खराब हुई फसल का मुआवजा मांग रही है। किसानों ने कहा कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता सब्जियों की कीमतें ऐसे ही बनी रहेगी। किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पा रही है, फसल बर्बाद हो रहे हैं। इसके चलते आगे सब्जियों को ज्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है और बदनाम किसान हो रहा है। मगर आप जान ले कि इससे किसानों को ही नुकसान हो रहा है। वहीं पर किसान अशोक प्रसाद ने सरकार को कोसते हुए कहा कि किसानों के लिए अभी तक
कोई भी सरकार नहीं बनी है जो उन्हें उनका हक दे सके। उन्होंने कहा है कि फसल खराब होने को लेकर के सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें समय पर बीज और फिर खाद भी नहीं मिल पा रही है, वह भी हमें बाहर से महंगी कीमतों पर ही लेना पड़ रहा है, जब किसान की कोई भी मदद नहीं हो पा रही है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने के कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद एक या फिर दो बार नहीं बल्कि कई बार कांग्रेस की सरकार बनी है। देश की जनता कांग्रेस को माफ कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी बेकार के मुद्दों को उठा करके लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, कई बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और फिर ये सब कुछ आपातकाल के बाद हुआ, जब देश की जनता ने सब कुछ भुला करके कांग्रेस को माफ कर दिया है, लोग आगे बढ़ गए। लेकिन इतिहास में जाकर के बीजेपी अब लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जो किसी मायने में उचित नहीं है। बीजेपी देश का विकास नहीं चाहती है, जब देश की स्थिति पर बात नहीं करना चाहती है, बिहार की स्थिति पर बात नहीं करना चाहती है। मौजूदा समय में बिहार की दुर्गति अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जब किसानों के हालात बदहाल है, युवा बेरोजगार है, नीट जैसी गरिमामय परीक्षा में धांधली हो रही है, इससे छात्रों का भविष्य अधड़ में लटका हुआ है। लेकिन ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। उन्होंने आगे कहा है कि देश भर में किसानों की जीडीपी सबसे निचले पायदान पर है। आप लोगों को विशेष राज्य के दर्जे की बात करनी चाहिए। आप बात कीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन आप लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, अगले 5 साल में बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जब वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग तेज कर दी है। इसको लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए जेडीयू ने अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई है। दरअसल पिछले महीने पार्टी ने आयोजित अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया होता तो फिर ये उच्च विकास पथ पर पहुंच जाएगा। ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मुलाकात अहम मानी जा रही है। इस बीच बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए जदयू ने अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी बीमा भारती के करारी हार के लिए सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जिम्मेदार बताया। पप्पू यादव ने कहा कि वे राजद की तरह काम करते हैं। प्रचार के अंतिम दिन आए और पिकनिक मना करके चले गए। इस दौरान उन्होंने जदयू प्रत्याशी बीमा भारती की हार के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने रुपौली के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है, जिससे यहाँ की जनता नाराज है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि 20 सालों में नीतीश कुमार द्वारा रुपौली के लिए काम नहीं किया गया, इसलिए नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी दोनों से जनता का मोहभंग हो चुका है। कांग्रेस ऐसी है जो यहाँ निश्चित तौर पर विकल्प बन सकती है, इसलिए मैं कांग्रेस को सचेत कर रहा हूँ। पप्पू यादव ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग की हार हुई है, इसके लिए मैं नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहता हूँ। पप्पू यादव ने कहा कि बीमा भारती को बलि का बकरा बनाया गया और बीमा भारती से कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया, इसलिए ये हार हुई है। पप्पू यादव ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि नरेंद्र मोदी को छोड़ करके सभी लोगों ने जाकर के चुनाव प्रचार कर लिया, लेकिन क्या हुआ? मंत्री और अधिकारी बिहार में टेंडर कर रहे हैं, लूट रहे हैं। नीतीश जी नहीं जानते हैं कि कब लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठेंगे, ये कहना है प्रशांत किशोर का। जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है और कहा कि नीतीश जी नहीं पता कि आखिर कब लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर जाकर के बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में हलचल मचा देने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव के बाद सक्रिय हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की शुरुआत सहरसा के सोनबरसा प्रखंड से की। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम किसे वोट दें? बिहार में दो ही पार्टियां हैं, एक लालू जी की फैन और दूसरी मोदी जी के बीजेपी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश जी नहीं जानते हैं कि कब लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर जाकर के बैठ जाएंगे। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर समेत बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बक्सर, कैमूर, भोजपुर, अररिया, गोपालगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सारण और सीवान में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आपको बता दूं कि इन जिलों में कुछ स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। जब पिछले 24 घंटे में आसमानी बिजली से मधुबनी में 6, औरंगाबाद
औरंगाबाद में 4, पटना में 2 लोगों की जान गई है, जबकि जहानाबाद, सारण, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, गोपालगंज, लखीसराय, मधेपुरा और सुपौल में एक एक व्यक्ति की जान गई है। जी हाँ, पिछले 24 घंटा में। मौसम वैज्ञानिकों ने इन 10 जिलों के अलावा अन्य कई जिलों में भी गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई है। इसीलिए आप खराब मौसम के दौरान बिल्कुल भी सावधानी बरतें और बाहर ना निकले। साथ ही साथ बिजली चमके तो हरे पेड़ पौधे और फिर बिजली के खंभे से दूर रहें। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के सभी जिलों में सर्वे कर्मी की तैनाती कर दी गई है। जल्द ही मौजा के स्तर पर कैंप लगा करके सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। खबर के अनुसार इस सर्वे प्रक्रिया के दौरान रैयत से जमीन के कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे। इसके आधार पर जमीन का सर्वे किया जाएगा। अगर जमीन खेत दादा परदादा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम है जो जीवित नहीं है तो फिर इन लोगों को वंशावली बनानी होगी। आपको बता दें कि जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं हैं उन लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में जमीन के कागजात मौजूद है। आप बिहार भूमि की वेबसाइट पर जाकर के जमीन रैयत के नाम से कागज निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो आप कैसे सर्वे कैसे होगा। तो आपको बता दूं कि बिहार भूमि की वेबसाइट में फ्री में जमीन का कागजात आप निकाल लें। जमीन अगर दादा परदादा या फिर किसी और के नाम से है तो फिर वंशावली बनाएं। वंशावली सर्वे अधिकारियों के द्वारा सत्यापित की जाएगी। इसके बाद सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। आप वंशावली के साथ साथ जमीन सर्वे के फॉर्म में जमीन की पूरी डिटेल्स भर करके सर्वे कर्मी के पास जमा करेंगे। इतना करने के बाद सर्वे कर्मी आपके जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे और फिर कुछ दिन बाद जमीन के दस्तावेज नए रैयत के नाम अपडेट हो जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के बिहार में राजनीति छिड़ी हुई है। इसको लेकर के कांग्रेस के लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के कहा कि नीतीश कुमार केंद्र में बीजेपी के साथ सरकार में हैं और उन्हें अपनी सरकार से स्पेशल स्टेटस की मांग करनी पड़ रही है। मीरा कुमार ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को अपने हक के लिए अपने ही सहयोगी दलों से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी को तो सरकार बनते ही विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए था। अगर ये दर्जा नहीं मिलता है तो फिर ये बिहार के लिए बहुत दुख की बात है। ये बिहार का दुर्भाग्य है। मीरा कुमार ने कहा है कि इससे बढ़कर के विडंबना और क्या होगी कि सरकार में रहते हुए भी जेडीयू को अपनी मांग पूरी करने के लिए सरकार से बार बार कहना पड़ रहा है, जबकि सरकार उन्हीं की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को बिहार वासियों का ख्याल नहीं है और न ही जो पलटी मार करके गए हैं उनका ही ख्याल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 54 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 702 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पटना समेत कई शहरों के लिए 1032 करोड़ रुपए की राशि से 400 बस खरीदने का फैसला किया है। बिहार में अब सीवरेज सफाई के दौरान मजदूरों की जान जाने पर उनके परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से विकलांग होने पर 10 लाख रुपयों का मुआवजा मिलेगा। वहीं पर अस्थायी विकलांगता पर 20 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। मृतक के परिजनों को सरकारी स्कूल में नामांकन और फिर कुशल प्रबंधन की भी सुविधा मिलेगी। इसके परिजनों को छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जाएगी। उद्योग को बढ़ावा के लिए 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। वहीं पर अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में औद्योगिक क्षेत्र विकसित की जाएगी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि राजद शासनकाल में अति पिछड़ा समाज सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है और नीतीश कुमार के राज में उसको सम्मान मिला है। राजीव रंजन ने कहा है कि राजद के शासनकाल में सबसे अधिक हत्याएं अति पिछड़ा समाज के लोगों की हुई है। इस वजह से सबसे ज्यादा पलायन इसी वर्ग के लोगों ने मजबूरी में किया है। हकीकत यह है कि उस समय अति पिछड़ा समाज की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी थी। उन्हें ना तो कानून का संरक्षण प्राप्त था और न ही सरकार उनकी सुध लेती थी। जाति पूछ करके दिन दहाड़े लोगों की जान ले ली जाती थी। छोटे छोटे काम धंधा में लगे लोगों को रंगदारी टैक्स के लिए मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कि किसानों की खड़ी फसल को जला दिया जाता था। वहीं पर नीतीश कुमार के शासनकाल में जब अति पिछड़ा समाज को उनका वाजिब अधिकार मिल रहा है तो फिर राजद नेताओं के सीने पर सांप लौट रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी ने शुक्रवार को अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना होने पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर तंज कसा है। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी द्वारा लालू प्रसाद यादव पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी पुत्री मीसा भारती, दोनों पुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के मुंबई रवाना होने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। अशोक चौधरी ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इसलिए उन्हें निमंत्रण मिलना कोई असामान्य बात नहीं।
नहीं है। जहाँ वरिष्ठ जदयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि लेकिन हमें इन लोगों की कथनी और करनी पर गौर करना चाहिए। इनके सहयोगी राहुल गांधी, अंबानी और फिर अडानी पर हमला करते रहे हैं। राज्य नेता भी अपनी राजनीति रैलियों में ऐसा करते हैं। नीतीश कुमार के बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बिहार के वैशाली जिले में 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों सगी बहनें हैं। इस घटना ने पुलिस को भी बेचैन कर दिया है। यह घटना वैशाली के जनदाहा थाना क्षेत्र की एक गांव की है। दोनों अपने घर के पास रास्ते पर मॉर्निंग वॉक कर रही थी। जब वॉक कर रही थी तब बोलेरो सवार अपराधियों ने उनका अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि अपहरणकर्ता छोटी बहन को महुआ में छोड़कर की बड़ी बहन को अपने साथ ले गए। इस घटना में, इस मामले में अगवा की गई लड़की के पिता ने जनदाहा थाने में मामला दर्ज कराया है। दोस्तों, बिहार में एक के बाद एक पुलों के गिरने से बिहार की छवि पर असर पड़ा है। इस साल मानसून के आते ही जिस तरह से 3 हफ्ते में 14 पुल गिर गए हैं, उसके बाद तो इस राज्य में बिहार की चर्चा पूरे दूर दूर तक होने लगी है। जिन पुलों का निर्माण मजबूती के लिए किया जाता है वह रेत की तरह भरभरा करके गिरने लगे। अब इस मामले को लेकर के ग्रामीण विकास विभाग की मीटिंग भी हुई है। यह 3 हफ्ते में अररिया, सिवान, किशनगंज, मोतिहारी, मधुबनी, सारण और फिर कई अन्य जगहों के पुल गिरने की खबरें भी सामने आई है। आपको बता दूं कि इसमें से कई पुल तो अभी बन ही रहे थे, लेकिन मानसून की बारिश में ही ये पुल बह गए हैं। इस बात पर चर्चा के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। इसमें मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए। बैठक में विभाग के अधिकारी और इंजीनियर को भी बुलाया गया। इसमें हर पहलू पर डिस्कशन किया गया, साथ ही भविष्य में ऐसा ना हो इस पर भी विचार किया गया। मीटिंग के बाद अशोक चौधरी ने बताया है कि इस मामले की जांच एक्सपर्ट्स के द्वारा कराई जाएगी। जो भी इंजीनियर इन पुलों को बनाने में शामिल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की जांच में ITI रुड़की की टीम को भी शामिल किया गया है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी दोषी मिलेगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, साथ ही संवेदक को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जब मंत्री ने आगे कहा है कि जितने भी पुल ध्वस्त हुए हैं उसमें से ज्यादातर SP फंड से बनाए गए थे। अब सारे पुलों की जांच की जाएगी, साथ ही साथ जितने भी पुल पुराने पुल हैं उसकी भी जांच की जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि अब राज्य के हर पुल का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इसमें भविष्य में पुल के धराशायी होने की घटना पर रोक लगाई जाएगी। दोस्तों, बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हमेशा से ही अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह विकास के कामों को लेकर हो या फिर चुनावी कैंपेन को लेकर हो। इसी बीच उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि बयान चर्चा में आ गया है। जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो जात की बात करेगा उसे मैं कस करके लात मार दूंगा। असल में पुणे के एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जो जात की बात करेगा उसे लात मिलेगा, उसे मैं कस करके लात मारूंगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र में इस समय जाति की पॉलिटिक्स हो रही है और मैं जात पात में यकीन बिल्कुल भी नहीं रखता हूं। नितिन गडकरी ने जैसे ही इतना कहा तो मंच पर मौजूद लोग हंस पड़े। नितिन गडकरी ने इसके अलावा भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं जहां से सांसद हूं वहां 40% मुसलमान है। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि मैं RSS वाला हूं, मैं हाफ चड्डी वाला हूं और इसलिए वोट देने से पहले सोच लेना, नहीं तो बाद में पछताना ना पड़े। नितिन गडकरी ने लगे हाथ ये भी कह दिया है कि जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा और जो वोट नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हॉस्टल संचालिका का घिनौना चेहरा सामने आया है। 40,000 बकाया के लिए उसने दूसरे के छात्र को अगवा कर लिया। जब पुलिस ने 4 घंटे के भीतर न सिर्फ बच्चों को बरामद कर लिया बल्कि आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। जहां हॉस्टल के बिल का बकाया वसूलने के लिए गुरुवार की रात कांटी से सब्जी विक्रेता लक्ष्मी शाह के पुत्र प्रियांशु राज का अपहरण कर लिया गया। जहां थाने में शिकायत के बाद गठित SIT ने महज 4 घंटे में बच्चों को गन्नीपुर स्थित एक निजी हॉस्टल से बरामद किया है। जब बच्चे को हॉस्टल में बंधक बना करके रखा गया था, पुलिस ने हॉस्टल संचालिका को गायघाट से गिरफ्तार किया है। जब वह गायघाट के कल्याणपुर गांव की निवासी है। मामले में 2 अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। दोस्तों, बिहार के हॉकी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। खुशखबरी यही कि बिहार के हॉकी खिलाड़ियों को जल्द ही नया टर्फ हॉकी ग्राउंड मिलेगा। जहाँ राजगीर के फुट हिल में हॉकी का टर्फ ग्राउंड बनकर के लगभग तैयार हो चुका है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन के अनुसार ये राज्य का यानी कि बिहार का पहला हॉकी का टर्फ ग्राउंड होगा। हॉकी ग्राउंड बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसके उद्घाटन का इंतजार है। आपको बता दें कि हॉकी के जानकारों का कहना है कि राजगीर में हॉकी का टर्फ ग्राउंड बनने से बिहार के खिलाड़ियों को काफी सुविधा मिलेगी। उनको टर्फ पर प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। जहाँ उन्होंने बताया है कि बिहार
के हॉकी खिलाड़ी टर्फ पर प्रैक्टिस नहीं कर पाने की वजह से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राजगीर में हॉकी का टर्फ ग्राउंड बनने से बिहार के हॉकी खिलाड़ियों की प्रतिभाएं निखर करके सामने आएगी। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आई है। बेगूसराय में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दूं कि बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र के पीरनगर में खेत में काम करने के दौरान ठनका गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि बेगूसराय में ही वीरपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में एक किशोर की वज्रपात की चपेट में आने से जान चली गई है। वहीं पर एक बकरी की भी जान चली गई है। मजदूरों की जान जाने पर गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर गहरी नींद में बेफिक्र के साथ सोते हैं तो आप होशियार हो जाइए। जो हम आपको खबर बताने वाले हैं ये आपके होश उड़ा देने वाले हैं। ये आपके होश उड़ा देने वाली खबर है। दरअसल घर के सारे सदस्य गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी उनके घर में भीषण चोरी हो गई। लाखों की चोरी का पता किसी को भी नहीं चला। जी हाँ, जब नींद खुली तब पता चला है कि लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया है। जो चोरों के ना तो आने का पता चला और ना ही जाने की जानकारी हो पाई। घटना बिहार के सहरसा जिले का है। जी हाँ, सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कायस्थ टोला निवासी शुभम श्रीवास्तव के घर में भीषण चोरी हुई है, जहाँ उनकी पत्नी स्वाति कंठ ने घर में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि वे और उनके परिवार के सदस्य घर में सोए हुए थे, लेकिन देर रात चोर उनके 4 दीवारों को फांद करके घर में घुस गए, जिसके बाद घर में रखे ड्रॉल को तोड़ा। जब फिर बक्से की कुंडी भी तोड़ी, जिसमें रखा सोने का 6 सेट झुमका, सोने की 1 चैन, सोने की 3 अंगूठी, सोने की 3 मंगलसूत्र, सोने की 5 नथनियाँ, चांदी के 6 जोड़ी पायल का सेट और फिर 10 कीमती साड़ी भी चोरी हो गई है। उन्होंने आगे बताया है कि चोर उनके पड़ोस के घर में भी घुसा था, लेकिन हम लोगों के घर में चोर घुसा और हम लोगों को खबर नहीं हुई। हम लोग पूरा परिवार घर में सोए हुए थे, लेकिन पता नहीं चला। चोर आराम से आए, चोरी करके निकल गए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपने घर में भी रहते हो तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र के साथ ना रहें। किसी भी समय भी कुछ भी हादसा हो सकता है। दोस्तों, कटिहार के एक सरकारी स्कूल में सांपों ने डेरा डाल दिया। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। 3 दिन के भीतर 3 दर्जन से अधिक जहरीले सांपों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इसके बावजूद भी उनका लगातार निकलना जारी है। स्कूल में सांपों के निकलने के बाद वहां पर तैनात शिक्षकों के साथ साथ बच्चों में खौफ का माहौल है। दरअसल पूरा मामला कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल की बलतर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय मनोहरी का है, जहाँ पर 3 दिनों से लगातार स्कूल परिसर और फिर स्कूल के बरामदे में दर्जनों जहरीले सांप के बच्चों को देखा जा रहा है। शिक्षकों द्वारा इन सांपों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अभी तक 3 दर्जन सांप निकल चुके हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी भयभीत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण चारों तरफ पानी भर गया है। ऐसे में सांप स्कूल को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं और फिर वहीं पर आकर के डेरा डाल रहे हैं। सभी सांप काफी जहरीले बताए जा रहे हैं, जहाँ सभी कोबरा के बच्चे हैं। शिक्षकों के माने तो घटना की सूचना स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को भी दे दिया गया है। दोस्तों, देश के दिग्गज कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी राधिका मर्चेंट से मुंबई में 12 जुलाई से धूमधाम से हो रही है, जो कि आज संपन्न हो जाएगी। जब मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन शादी का आयोजन किया गया था। कल वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए अंबानी परिवार ने एक स्पेशल इवेंट शुभ आशीर्वाद का ऑर्गेनाइजेशन किया। जब कल बॉलीवुड, हॉलीवुड सेलेब्स, राजनेता, कथावाचक, धर्मगुरु, उद्योगपति सहित कई वीवीआईपी अनंत और फिर राधिका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम में शामिल हुए। जब मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। फंक्शन में शामिल होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनंत अंबानी और राधिका को आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी को देख करके वहां मौजूद तमाम लोग खड़े हो गए और फिर तालियों से उनका स्वागत करने लगे, जिसके बाद वर वधू ने पीएम मोदी का पैर छूकर के आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आपकी गाड़ी कमाई महंगाई खा रही है, क्योंकि अभी दाल चावल से लेकर के साग सब्जियों की कीमतें बढ़ गई है। यहाँ तक कि अब नहाना और कपड़ा धोना भी महंगा हो गया है। साबुन की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि महंगाई ने लोगों की थाली का स्वाद बिगाड़ दिया है। आसमान छूते सब्जियों के दाम और फिर दूध, फल और फिर अन्य खाद्य सामग्रियों की बड़ी कीमतों के कारण लोग बचत के लिए रसोई और फिर खाने पीने की सामान में कटौती करने लगे हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। जो लोग पहले हर दिन
दूध के 2 पैकेट मंगवाते थे वह अब सिर्फ 1 ही पैकेट मंगवा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दवाइयों से लेकर के चावल, दाल, साग, सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट और फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि हर दिन उपयोग में आने वाली सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि से काफी परेशानियां हो रही है। इधर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पर तंज कसते हुए सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी एक सब्जी का नाम बताए जो कि 45 रुपए किलो से कम हो। उन्होंने आगे कहा कि आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, हरी मिर्च, गोभी, अदरक, शिमला मिर्च, तुरई, बैगन, लौकी, धनिया, लहसुन इत्यादि के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों और फिर खाद्य पदार्थों जैसे दाल, चावल, नमक, तेल, घी इत्यादि की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम आदमी की रसोई का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में कितना खर्च कर रहे हैं? आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आप ये सोच करके चलिए कि बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं। 13 करोड़ लोगों को मुकेश अंबानी 4 दिन तक बैठा करके खिला सकते हैं, उतना पैसा वो अपने बेटे की शादी में खर्च कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर बिहार में एक आदमी दिन में 100 रुपए का खर्च कर रहे हैं, खाते हैं खाना, 100 रुपए खाते हैं, तो ऐसे में मुकेश अंबानी बिहार के सभी लोगों को 4 दिन तक बैठा करके खिला सकते हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा खर्च कर रहे होंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में भी 13 करोड़ लोग रहते हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगों को मुकेश अंबानी 4 दिन तक बैठा करके खिला सकते हैं। आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 5000 करोड़। इसीलिए कहते हैं कि ऐ सियासत तूने भी इस दौर में कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया। आपको बता दूं कि 12 जुलाई से शुरू हुई मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी अब तक चल रही है, जो कि 14 तारीख को खत्म हो जाएगी। मेहमानों की सूची में वैश्विक हस्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है, जिसमें जॉन सीना और एडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन के साथ ही राजनेता और खेल हस्तियां भी शामिल थे। मुकेश अंबानी और फिर उसकी पत्नी नीता अंबानी ने अपने सबसे छोटे बेटे की शादी का जश्न मनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जब मार्च में जामनगर में 3 दिवसीय भव्य प्री वेडिंग पार्टी के साथ साथ उत्सव की शुरुआत हुई, जहां पर रिहाना, एकान और फिर दिलजीत जो दोझांस के प्रदर्शनों ने माहौल को रोमांच कर दिया था। इस कार्यक्रम में बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे कई अरबपतियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद जून में इटली से फ्रांस तक एक शानदार लग्जरी क्रूज ने वीआईपी मेहमानों को कैटी पेरी और फिर बैकस्ट्रीट बॉयज के प्रदर्शन का आनंद दिया। वहीं पर मेहमानों को अंबानी परिवार की प्रतिष्ठा के अनुरूप शानदार उपहार और फिर सेवाएं दी गई है। निजी चार्टर्ड उड़ानों से लेकर के लुट्स, उड़न बैग, सोने की चैन और फिर डिजाइनर जूते जैसे कई उपहार दिए गए हैं। 5 जुलाई को संगीत समारोह के दौरान मनोरंजन में भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, जहां पर पॉप स्टार जस्टिन बीबर को शाम के उत्सव में मुख्य आकर्षण के रूप में लाया गया था।